हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि पौधों में माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर का निर्माण कैसे होता है। इसी प्रक्रिया को हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के माध्यम से विधिवत समझेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि किसी भी फ्लावर में इस प्रकार से जो संरचना पाई जाती है उसे हम जायांग कहते हैं। जायांग की एक यूनिट हमारी कहलाती है पिस्टिल। तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर यहाँ पर बीजांड पाए जाते हैं और इसी के अंदर यहाँ पर एग सेल पाया जाता है जिसे हम लोग फीमेल गैमीट कहते हैं। इसी प्रकार से आपने पढ़ा है कि यहाँ अगल बगल में इस प्रकार से जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पुमंग या पुंकेसर, आप बोल सकते हैं। इन्हीं को हम पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर का ये जो पार्ट आपने बनाया है, पुंकेसर में दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं एंथर। इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। और जो नीचे का पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया। इसके बाद देखिए, इस चीज़ को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिगर लगा हुआ है। तो ये ऊपर का पार्ट एंथर हो गया और नीचे का पार्ट ये फिलामेंट हो गया। तो इसका जो एंथर होता है वो होता है टेट्राथीकस। टेट्राथीकस का मतलब है कि इस एंथर में 4 चैम्बर होते हैं। ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये पहला चैम्बर है, पहली पाइप है, ये दूसरी वाली पाइप है, यहाँ बगल में ये तीसरी वाली पाइप है और ये है चौथी वाली पाइप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पिंड होते हैं, ये बाई लोब्ड होते हैं। ये दोनों, कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे अगर हम फिलामेंट बना दें, ठीक, ये फिलामेंट बना दें और ऐसे यहाँ पे एक हमारा एंथर हो गया और ये दूसरा हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए 2 लोब हो गए। ठीक, अब प्रत्येक लोब यहाँ पर 2 पार्ट में बटा होता है। से ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया इधर का एक लोब, ये हो गया इधर का दूसरा लोब। तो पहला लोब भी यहाँ पे 2 पार्ट में बटा है और दूसरा लोब भी यहाँ पे 2 पार्ट में बटा है। तो एक एक पार्ट को हम थीकस कहेंगे। तो एक थीकस, दूसरा थीकस, तीसरा थीकस, चौथा थीकस। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, या हमारा जो एंथर होता है ऊपर का पोर्शन, ये एंथर जो है ये होता कैसा है, तो ये होता है बाई लोब्ड। कैसा होता है? बाई लोब्ड मीन्स 2 पालियाँ होती हैं। और होता ये टेट्राथीकस। कैसा होता है? टेट्राथीकस। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से निकल के आ जाता है कि हमारा जो एंथर होता है ये बाई लोब्ड होता है, मीन्स 2 पिंड का बना होता है और प्रत्येक पिंड में 2-2 चैम्बर होते हैं। इसलिए एक चैम्बर को हम एक थीकस बोलते हैं। तो 4 थीकस होते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे टेट्राथीकस। इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर चलिए, जहाँ पर हमने सादा पेज लिया हुआ है यहाँ पर आपको समझाते हैं। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 थीकस हो गए। अब लास्ट वाला बैक करते हैं। ये हमारा संरचना बन गया 4 थीकस का, टेट्राथीकस का। अब यहाँ पर एक थीकस को हम लोग अलग कर लेते हैं। ऐसे एक थीकस को जब हम अलग करेंगे तो इसके अंदर भी एक पाइप होगी और उस जो पाइप नुमा संरचना को, जैसे ये वाला है तो ये अंदर भी पूरा पाइप नुमा संरचना जाएगी। इस पाइप नुमा संरचना को हम कहते हैं
माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो माइक्रोस्पोर को बनाएगा कौन? तो इसके अंदर ढेर सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इन्हीं को कहा जाता है पॉलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मीन्स एमएमसी कहेंगे, या पॉलन मदर सेल पीएमसी कहेंगे। तो ये जो एमएमसी या पीएमसी होती हैं, ये प्लाइडी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या होंगी? 2n होंगी। मीन्स यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, n होती है कि 2n होती हैं? तो ये 2n होती हैं। तो यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब यहाँ से देखिए, अब इसके अंदर हमें बनाना क्या है? माइक्रोस्पोर बनाना है और फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनाना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एक वहाँ से हमने यहाँ पर जो पूरा अभी आपने ये सेल लिया था, जिसके अंदर यहाँ पर देखिए ये सेल्स जो बनी हुई हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। तो इसके अंदर ये ढेर सारी पॉलन मदर सेल्स भरी हुई हैं। उनमें से जो पॉलन मदर सेल यहाँ पर थोड़ा सा आकार में बड़ी हो जाती है, इनकी लंबाई बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी आर्चीस्पोरियल सेल आपको दिख रही जगह जगह पे। तो इस आर्चीस्पोरियल सेल में पहले यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से यहाँ पर दो पार्ट बन जाएंगे। ऊपर का जो पार्ट है ये कहलाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो नीचे का पार्ट है ये कहलाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर सादे पेज पर समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम निकाल लिया। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारी संख्या में क्या भरी हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी हैं, जिनसे बाद में हमारा क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। अब चलिए केवल एक सेल हम निकाल कर समझाते हैं। यहाँ से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आकार में बढ़ जाएगी, इसे हम कहेंगे आर्चीस्पोरियल सेल। इस आर्चीस्पोरियल सेल में पहले ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो यहाँ पे बन जाएगी दो कोशिका। इसमें से बाहर वाली कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर वाली कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो यहाँ पे देखिए जो स्पोर मदर सेल ढेर सारी थी, उनमें से जो स्पोर मदर सेल आकार में बढ़ गई उसे हमने कह दिया आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल का बंटवारा हो गया, तो बाहर की तरफ बन गया पैराइटल सेल और अंदर की तरफ बन गया इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड करके बनाएगा माइक्रोस्पोर, लेकिन इस माइक्रोस्पोर को खाना पीना कौन देगा? तो ये जो बगल में पैराइटल सेल बनी है ऊपर, यही पैराइटल सेल इसके चारों तरफ कवर बनाती है, लेयर बनाती है, और इसी लेयर से इस पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर जो पैराइटल सेल है ये इसके ऊपर 4 लेयर बनाती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर बनती है उसे हम कहते हैं टैपिटम। यही टैपिटम खाना देती है। इसके बाहर जो लेयर होती है, जैसे ये तो हमारा हो गया, चलिए इसको हम पूरा कलर ही कर देते हैं, ये तो हमारा हो गया माइक्रोस्पोर।
ठीक। इस माइक्रोस्पोर को खाना पीना देने का काम करेगा, वो करेगा टैपेटम की लेयर, जो कि एकदम जस्ट क्लोज रहता है सबसे अंदर की तरफ। और टैपेटम के बाहर होता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाहर होता है इंडोथीसियम, और इंडोथीसियम के बाहर होता है एपिडर्मिस। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के बाहर कितने कवर होते हैं? 4। टैपेटम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम, एपिडर्मिस। बाहर से अगर चलते हैं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे इंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, सबसे नीचे टैपेटम। और यही टैपेटम इसको खाना पीना प्रदान करता रहता है। ठीक है, यही टैपेटम इसको खाना पीना प्रदान करता है। तो जब यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोर ये बन जाएगा, तो इस माइक्रोस्पोर ये बनेगा कैसे? पहले तो इसे देख लेते हैं, माइक्रोस्पोर ये बनेगा कैसे। तो ये तो हमने बाहर की लेयर बना दिया कि भैया जो पैराइटल सेल थी, जो भी हमने अब ऐसे बनाया था, इस प्रकार से देख लेते हैं कि जो हमने ऐसे बनाया था, तो ये बाहर की तरफ पैराइटल सेल थी। इसने क्या क्या बना लिया? एक तो एपिडर्मिस बना लिया बाहर की तरफ, इसके बाद इंडोथीसियम बना लिया, फिर मिडिल लेयर बना लिया, फिर टैपेटम बना लिया। अब ये वाली जो सेल है हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये क्या करेगी? ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल सबसे पहले मियोसिस डिवीजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और जाहिर सी बात है, अगर ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो ये चार केंद्रक वाली एक कोशिका बना लेगी। ऐसे एक ऐसी कोशिका बनाएगी जिसके अंदर 4 केंद्रक हैं। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए 4 कोशिकाएं अलग अलग नहीं बनी हैं, बल्कि ये आपस में चिपकी हुई हैं। तो इसीलिए ये बनाती हैं टेट्राड। इसी को हम बोलते हैं स्पोर टेट्राड। जब मेच्योर हो जाएंगे ये स्पोर तो अलग अलग हो जाएंगे। अभी चिपके हुए हैं तो टेट्राड बनाए हैं, लेकिन जब मेच्योर होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें अलग नहीं भी होते हैं, तो अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। अभी हम आपको केवल एक आउटलाइन इसका वो समझा रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है। इसके बाद हमारा माइक्रोस्पोर मान लीजिए मेच्योर हो गया यहाँ पे। तो माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो गया तो इसके अंदर ये थोड़ा सा इसको हटाते हैं। चलिए, हमारा ये माइक्रोस्पोर बन गया। इस माइक्रोस्पोर में यहाँ पर अब बंटवारा हो जाएगा। इसका जो केंद्रक था वो केंद्रक बंट जाएगा। तो एक बना लेगा यहाँ पर छोटी सी कोशिका जिसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल, और एक बड़ी सी कोशिका जिसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। तो एक जनरेटिव सेल बन गई, छोटी होती है, और एक वेजिटेटिव हो गई, बड़ी होती है। वास्तव में जो जनरेटिव सेल होती है ये वेजिटेटिव सेल के अंदर तैरती हुई ऐसे बनती है, ऐसा नहीं दोनों बनती है। ये देखिए, ये तो हो गए हमारा वेजिटेटिव सेल ये पूरा, और इसी के अंदर ये तैर रही है छोटी सी जनरेटिव सेल। और इस माइक्रोस्पोर के चारों तरफ यहाँ पर ऐसे एक मजबूत सा पदार्थ का लेयर बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इक्साइन। ये इक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन इतना मजबूत होता है कि इसे दुनिया की कोई एंजाइम गला ही नहीं सकती है, इसलिए ये हजारों साल तक सुरक्षित पड़ा रह जाता है मिट्टी के अंदर जहाँ गिर जाता है। तो जीवाश्म के अध्ययन में पॉलन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं, और पॉलन ग्रेन्स पाए जाने का जो कारण होता है वो इसके ऊपर का स्पोरोपोलेनिन होता है कि यही इतने लंबे समय तक इसको सुरक्षित रख पाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स हमारा बन गया है। ये पॉलन ग्रेन्स कितनी कोशिकीय अवस्था में है? 2 कोशिकीय अवस्था में है। एक तो हो गया वेजिटेटिव सेल और एक हो गया जनरेटिव सेल। तो 60% एंजियोस्पर्म में इसी 2 कोशिकीय अवस्था में इसका
पॉलिनेशन हो जाता है, परागण हो जाता है। बाकी का डेवलपमेंट परागण के बाद जब ये जाएंगे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर इनका विकास होगा। इतना विकास तो इनका पॉलन सैक के अंदर हो गया है। बाकी का विकास कहाँ पे होगा? जब ये प्लांट के स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म बने हैं उनमें क्या होता है? तो देखिए उन 40% एंजियोस्पर्म में यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है और इसका ये जनरेटिव सेल हो गया और ये वेजिटेटिव सेल हो गया। तो यहाँ पर जनरेटिव सेल भी विभाजन करके दो यहाँ पर बना लेता है मेल गैमीट। एक तो हमारा ये सेल पहले से ही था वेजिटेटिव सेल और यहाँ पर दो हो गया, तो अब ये 3 कोष की अवस्था में हो गया। तो 40% एंजियोस्पर्म में पराग कणों का जो प्रकीर्णन होता है, पॉलिनेशन होता है, वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है और 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में जो परागण की क्रिया होती है वो कितने कोष की अवस्था में होती है? तो ध्यान दीजिएगा 2 कोष की अवस्था में होती है। और 40% पौधों में कितने कोष की अवस्था में होती है? तो वो 3 कोष की अवस्था में होती है। इसके पहले जब आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था तो वहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि आपने पढ़ा था कि साइकस में जो परागण होता है वो 3 कोष की अवस्था में होता है। पाइनस में जो परागण होता है वो 4 कोष की अवस्था में होता है और इफेड्रा में जो परागण होता है वो 5 कोष की अवस्था में होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पर। इतना तो हम लोगों ने फिगर के माध्यम से ये सब समझ लिया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने लेयर वगैरह बनाया था टैपेटम का, कि ये देखिए बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर उसके जस्ट नीचे एंडोथीसियम होती है, उसके नीचे ये मिडिल लेयर्स होती हैं और उसके नीचे टैपेटम होती है। और ये चारों कौन बनाता है? ये प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है। उसके नीचे जो हमारा बना हुआ है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, इस स्पोरोजीनस सेल में से कोई एक कोशिका यहाँ पर जो स्पोरोजीनस सेल है इसकी प्रत्येक कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है और डिवाइड करके यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बना लेती है और बाद में वही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नोट्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो स्पोरोजेनेसिस का मतलब है इट इज़ द मोड ऑफ स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आज हमें केवल माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या है। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आकर इनसाइड द पॉलन सैक ऑफ एंथर। अभी आपने पढ़ा कि एंथर में जो पॉलन सैक होता है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। तो प्रत्येक चैम्बर के अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। वही यहाँ पे लिखा है ए टिपिकल एंथर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट, मीन्स 4 स्पोरेंजियम पाए जाते हैं उसके अंदर, या फिर उसी को हम पॉलन सैक बोल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है एंथर का वो कैसा होता है? तो वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब है कि इसके डेवलपमेंट के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स जिम्मेदार होती है, मीन्स कई कोशिकाओं से इनका विकास होता है, तो उसे हम यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। और अगर किसी प्लांट आर्गन का डेवलपमेंट केवल एक ही कोशिका से होता है तो उसे हम लोग लेप्टो स्पोरेंजिएट कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। और जो कोशिका यहाँ पर बनाएगी उसे हम कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। जो कोशिका यहाँ पर एंथर का निर्माण करेगी उसे हम आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आर्ची स्पोरियल सेल होती है वो डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली
ऊपर की तरफ ये बना लेती है प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे की तरफ बना लेती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो अभी आपने पढ़ा कि जो पैराइटल सेल है बाद में जा कर के माइक्रोस्पोर का चारों लेयर बनाती है प्रोटेक्टिव। कौन कौन सी लेयर? सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेलियम, उसके नीचे मिडिल लेयर और सबसे अंदर की तरफ टैपेटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर बना लेगा। बाकी जो आपका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है इसी से हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि जो पैराइटल सेल है वो वाल बनाता है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। 3 से 5 लेयर बनाता है पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली दोनों तरीके से विभाजन करके। तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय 4 वाल लेयर्स। प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 वाल लेयर से घिरा होता है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेलियम, उसके नीचे मिडिल लेयर और सबसे नीचे टैपेटम होता है। अब एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है और इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। जो एंडोथेलियम होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और इसका काम होता है मेच्योरिटी के समय ये डेhiscence में काम आता है। जो एंथर्स होते हैं उनके टूटने में काम आता है एंडोथेलियम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथर्स के डेhiscence में, डेhiscence का मतलब होता है विखंडन, तो एंथर्स के विखंडन में कौन भाग लेता है? तो एंडोथेलियम की भूमिका वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है वो मिडिल लेयर स्टोरेज सेंटर होता है फूड का, मतलब फूड स्टोर कर कर के रखता है। और जो टैपेटम है वो फूड को प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। जो अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उन्हें ये भोजन देने का काम करता है, नर्सिंग करने का काम करना आता है टैपेटम, उनका पोषण करता है। जिस समय ये टैपेटम समाप्त होने की कगार पर होता है उस समय ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे यूबिस बॉडी कहते हैं। और इस यूबिस बॉडी में स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है जो कि बाद में जब माइक्रोस्पोर हमारा कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन में तो उसके बाहर एक साइन का लेयर बनाने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछ लिया गया कि यूबिस बॉडी कहाँ बनती है तो आपको बताना होगा कि ये टैपेटम के अंदर बनती है। यूबिस बॉडी कहाँ बनती है? टैपेटम के अंदर बनती है। यूबिस बॉडी में एक स्पेशल पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत ही मजबूत फौलादी पदार्थ होता है, बिल्कुल ये किसी भी एंजाइम के द्वारा गलता नहीं है, इसलिए ये हज़ारों साल तक सुरक्षित पड़ा रह जाता है मिट्टी में। तो जब इसकी खुदाई की जाती है, मतलब जब हमारे जो पुरातत्ववेत्ता लोग हैं जब ये खुदाई करते हैं तो जीवाश्म के रूप में कुछ पौधों के परागकण पाए जाते हैं। तो इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहने का जो कारण होता है वो स्पोरोपोलेनिन होता है, काफ़ी मजबूत होता है ये। तो यही स्पोरोपोलेनिन प्रत्येक पॉलन ग्रेन का एक साइन लेयर जो है वो बनाता है। और जो इंटाइन लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि इंटाइन लेयर सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के बना लेती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसी को हम पॉलन स्पोर मदर सेल भी कहते हैं या पॉलन मदर सेल कहते हैं, जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा और उससे 4 की संख्या में माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं, टेट्राहेड्रल तरीके से डाइकाट में, आइसोबाइलेटरल तरीके से मोनोकाट में। कुछ पौधे ऐसे अपवाद भी हैं जिनमें लाइनियर या टी शेप या डीका सेट का भी अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादातर आप यही याद रखेंगे कि टेट्राहेड्रल डाइकाट में पाया जाता है, आइसोबाइलेटरल मोनोकाट में पाया जाता है। इसके बाद कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनमें 4 में से केवल एक ही माइक्रोस्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं, जैसे है फैमिली साइपेरेसी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि साइपेरेसी एक ऐसी फैमिली है कि उसमें जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक पॉलन मदर सेल से, उन चारों में से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही क्रियाशील रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कंडीशन हमें किस फैमिली में देखने को मिलती है।
इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर द माइक्रोस्पोर्स ऑफ ए टेट्राड यूजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द एंथर मैच्योरिटी। मीन्स जो यहाँ पर स्पोर टेट्राड बने हुए हैं, 4 की संख्या में स्पोर बने हुए हैं, जब एंथर मैच्योर होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये माइक्रोस्पोर अलग नहीं हो पाते हैं और आपस में जुड़े रह जाते हैं। तो जुड़े रह करके ये बना लेते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ये जुड़ करके क्या बना लेते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन, जिसका एग्जाम्पल होता है एनोना, एकेसिया, ड्रोसेरा, टाइफा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्पोर देखने को मिलता है, तो आप इनके एग्जाम्पल्स बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ फैमिली ऐसी है कि जिनमें ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे माइक्रोस्पोर्स होते हैं और वो सभी माइक्रोस्पोर एक झिल्ली नुमा संरचना से ऐसे घिरे होते हैं। तो इस झिल्ली नुमा संरचना को कहते हैं पॉलिनियम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि पॉलिनियम का पाया जाना किस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है? तो एस्क्लेडिएसी फैमिली और आर्किडेसी फैमिली। अब विकल्प के आधार पर आप देखेंगे कि उसमें विकल्प में दिया क्या गया है। तो एस्क्लेपिएडेसी, जिसके अंदर मदार आता है, जिसे हम लोग कैलोट्रापिस के नाम से जानते हैं, कैलोट्रापिस प्रोसेरा, ये मदार का बोटेनिकल नेम है। तो पॉलिनियम ऑफ कैलोट्रापिस इज नोन एज ट्रांसलेटर एपरेटस। ठीक है, तो पॉलिनियम जो कैलोट्रापिस में बनता है उसे हम लोग ट्रांसलेटर एपरेटस भी कहते हैं। इसके अलावा एक और फैमिली है मीमोसेसी। तो मीमोसेसी फैमिली, जिसमें मिमोसा प्यूडिका आता है, जिसे हम लोग छुई मुई कहते हैं, उसमें से 6 से 8 पॉलन ग्रेन या 64 तक के पॉलन ग्रेन्स आपस में जुड़ करके एक छोटी सी यूनिट बना लेते हैं, जिसे हम लोग मासूली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मासूली क्या होता है? तो जब ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स आपस में चिपक करके एक छोटी सी स्मॉल यूनिट बना लें तो उसी को मासूली कहते हैं। और ये देखने को मिलता है मीमोसेसी फैमिली में, या मीमोसाइडी भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ परागकण ऐसे हैं जो कि एलर्जी का काम करते हैं। मीन्स हवा में उड़ते हैं और सांस के द्वारा जब ये अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। इस एलर्जी की वजह से काफ़ी छींक आती है और नाक से पानी आने लगता है। जैसे पार्थेनियम गाजर घास बहुत ही तगड़ा एलर्जेंट है, इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं एलर्जी से। हे फीवर होता है एम्ब्रोसिया की वजह से। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सबसे लंबा पॉलन ग्रेन ये मिराबिलिस में पाया जाता है, मिराबिलिस प्लांट आपने पढ़ा है। और सबसे छोटा पॉलन ग्रेन्स जो होता है ये मायोसोटिस का पाया जाता है। इसी प्रकार से सबसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मीन्स सबसे बड़ा, जिसे ये बड़ा हो गया और ये लंबा हो गया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो मिराबिलिस, और सबसे लंबा पूछा जाए लंबाई के दृष्टिकोण से तो ये जोस्टेरा में देखने को मिलता है। मीन्स फिलीफॉर्म या तंतुमय होता है। ये जो परागकण होता है ये फिलीफॉर्म या तंतुमय होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डम्बल शेप्ड किस में देखने को मिलता है? तो विंका हर्बासिया नामक प्लांट में डम्बल शेप्ड हमें पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलता है। पॉलन ग्रेन्स का स्टडी विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पॉलिनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कैप्सेला प्लांट डाइकाट जो की है उसमें 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। जर्मपोर क्या चीज़ होता है? तो जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें एक अंदर की लेयर इंटाइन होती है और बाहर की लेयर एक्साइन होती है, और ये एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है। तो जाहिर सी बात है अगर ये बहुत मजबूत लेयर है तो इसके अंदर तो जर्म ट्यूब बन ही नहीं पाएगी, तो मेल यहाँ पर गैमीट बाहर कैसे निकलेगा। इसलिए कहीं कहीं पर इस प्रकार से ये जो स्पोरोपोलिन होती है ये बहुत ही पतली होती है, तो वहीं से यहाँ पर जर्म ट्यूब का विकास होता है। तो इसी क्षेत्र को या इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कैप्सेला में जो जर्म पोर की संख्या होती है वो 3 होती है और ये लेंस के आकार के होते हैं, लेंस शेप्ड होते हैं।
तो लेंस शेप्ड होने की वजह से और 3 की संख्या में होने की वजह से इसे ट्राइकालपेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि काल्पस जर्मपोर, अगर जर्मपोर यहाँ पर लेंस के आकार के हैं तो इसे काल्पस जर्मपोर बोलते हैं, और अगर ये जर्मपोर गोलाकार हैं तो उसे हम लोग सर्कुलर जर्मपोर बोलते हैं। तो इसे कहेंगे यहाँ पर पोरेट पॉलन ग्रेन्स और इसे हम कहेंगे काल्पेट पॉलन ग्रेन्स। पोरेट पॉलन ग्रेन्स का मतलब है कि यहाँ पर जो पोर होगा वो सर्कुलर होगा, और काल्पेट का मतलब है कि यहाँ पे जो पोर होगा वो लेंस के आकार का होगा। तो ये दोनों कंडीशन हमें डाइकाट में देखने को मिलती है। यहाँ पे एक जर्मिनल फ्लो और ग्रुप बन जाता है मोनोकाट के केस में, मीन्स यहाँ पर जो छिद्र होता है वो इस तरीके से रिड्यूस होता है, तिरछा मिर्छा कटा फटा होता है। तो ये देखने को मिलता है मोनोकाट में। पॉलन किट क्या होता है? तो ए ऑयली लेयर अराउंड पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज कैप्सुला। जैसे कैप्सुला में क्या है कि पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक ऑयली लेयर बन जाती है, इसी को हम लोग पॉलन किट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलन किस पौधे में देखने को मिलती है तो आप कैप्सुला का नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और है, फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी किसे कहा जाता है, मीन्स परागकण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एडमैन, यहाँ पर टी साइलेंट है तो आप एडमैन भी बोल सकते हैं। एडमैन नामक साइंटिस्ट को फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि परागकण का विकास हो चुका है। अब इस परागकण का परागण होगा और ये जाकर गिरेगा स्टिग्मा पर, तो आगे का विकास इसका स्टिग्मा पर होगा, और इस विकास की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का विकास आगे कैसे होगा ये हम लोगों को पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि मेल गैमेटोफाइट की जो पहली कोशिका होगी वो कौन सी होगी? यही हमारा परागकण होगा, और इसी परागकण से हमें आगे का विकास पढ़ना है। तो देखेंगे हम लोग मेल गैमेटोफाइट का विकास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।